शादी के बाद मेरी जिंदगी इस तरह से नर्क बन जाएगी यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी से पहले मैं अपने घर वालों की बेहद लाडली थी, मगर जब मेरे माँ बाप का डेथ हो गया तो मैं अपने भाई भाभी पर बोझ बन गई थी और वो लोग मेरा बोझ जल्द से जल्द अपने सर से उतार कर फेंकना चाहते थे। भाभी को मेरा वजूद एक आंख नहीं भाता था, इसलिए वह चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। पापा का डेथ तो भाई की शादी से पहले ही हो गया था, मगर पापा के जाने के बाद अम्मी भी बीमार रहने लगी थी। मैं दिन रात अम्मी की देखभाल करती थी और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। अम्मी ने भाई की शादी बहुत अरमानों से की थी, मगर भाभी को घर में आते ही मेरा वजूद खटकने लगा था। भाई मुझसे बेहद प्यार करते थे और मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर दिया करते थे, तभी भाभी मुझसे चिढ़ा करती थी। हालांकि मैंने भाभी से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की थी, मगर भाभी मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, बल्कि मुझे नजरअंदाज करके मेरे सामने से गुजर जाया करती थी। भाई भाभी को कुछ कहते तो भाभी सारा इल्जाम मुझे ही देती थी। हालांकि मैं भाभी की बहुत इज्जत करती थी और उनके कहने से पहले ही उनके सारे काम कर दिया करती थी। भाभी को यह गवारा नहीं था कि भाई मुझसे बात भी करें। कभी अगर भाई मुझसे बात करने की कोशिश भी करते तो भाभी घर में फसाद डाल दिया करती और मैं सहम कर रह जाती थी। जब अम्मी ने घर के ये हालात देखे तो अम्मी ने मेरा रिश्ता खाला के बेटे से तय कर दिया। खाला मुझसे बहुत प्यार करती थी और बहुत चाव से मुझे अपनी बहू बना रही थी, मगर भाभी ने इस रिश्ते को तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाभी दिन रात अम्मी के कान भरा करती थी और उन्हें खाला के खिलाफ करती रहती थी, मगर अम्मी भी भाभी की फितरत बहुत अच्छे से जानती थी, तभी भाभी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। जब भाभी ने देखा कि अम्मी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने दूसरा रास्ता तलाश किया और भाई के कान भरने लगी। अम्मी जब भाई की ये हरकतें देखी तो फौरन से मेरी मंगनी कर दी और खाला से कह दिया कि जल्द ही मेरी शादी करना चाहती हैं। खाला भी जल्द शादी करने के लिए राजी थी, मगर भाभी को मेरी खुशी एक आंख नहीं भा रही थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं उनकी बहू बनूं, मगर अम्मी ने उस वक्त यह बात टाल दी थी, क्योंकि अम्मी का मानना था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जो भी उनकी रजामंदी होगी वही होगा। जब उस वक्त खाला भी खामोश हो गईं, मगर अब एक बार फिर खाला हमारे दहलीज पर मेरा हाथ मांगने चली आई थी, क्योंकि खाला अपने बेटे की आंखों में मेरे लिए पसंदीदा भी देख चुकी थी। इसी वजह से खाला ने एक बार फिर अम्मी के सामने यह बात रखी। अम्मी ने जब मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने यह सब अम्मी पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। मैं भी दिल ही दिल में उन्हें बहुत पसंद करती थी, मगर शर्मो हया की वजह से मैंने कभी जबान से इस बात का इजहार नहीं किया था। मगर इस रिश्ते के तय हो जाने से मैं बहुत खुश थी और मेरी यही खुशी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जब अम्मी मेरा रिश्ता तय कर रही थी तो भाभी ने लाख मना किया, मगर अम्मी ने भाभी की एक नहीं सुनी, तो भाभी मेरे मंगेतर के खिलाफ मेरे भाई को भड़काने लगी। भाई ने एक दो बार दबे लफ्जों में अम्मी से ऐसी बात कही तो अम्मी समझ गई थी कि भाई भी अपनी बीवी की लगाई बुझाई में आ गए हैं। जब अम्मी ने जल्द ही मेरी मंगनी कर दी और शादी भी जल्द ही करने को कह दिया, जब भाभी ने यह देखा कि उनके सारे तरकीब नाकाम हो चुके हैं तो वो अभी चुप करके बैठ गईं, क्योंकि अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मगर अब भाभी कभी कभी अम्मी की गैर मौजूदगी में मुझसे कहने लगी कि जरूर तुम्हारा अपने मंगेतर के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा, तभी तो इतनी जल्दी मंगनी हो गई और अब लोग शादी करने पर भी राजी हैं। भाभी की यह बात सुनकर मैं सहम जाती थी और उन्हें अपनी सफाइयाँ देने लगती कि ऐसा कुछ नहीं था, मगर मेरी बात सुनकर भाभी तंजिया नजरों से मेरी तरफ देखती और पूरी बात सुने बगैर ही अपने कमरे में चली जाती थी। उनके जाने के बाद मैं कुड़ती रहती थी, मगर अम्मी को कुछ न बताती, क्योंकि इस तरह भाभी घर में फसाद खड़ा कर देती। इसी वजह से मैं खामोशी से दिन रात भाभी के ताने सहती रही। भाभी मुझसे कहती कि तुम्हारे करतूत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, और मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देखकर रह जाती और सोचती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझे ऐसे कह रही। मगर भाभी को कुछ भी कहने का हौसला मुझमें बिल्कुल नहीं था। दूसरी तरफ अम्मी की तबीयत भी खराब रहती थी। अगर उन्हें ये सारी बातें बताती तो घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों में कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए खामोश होकर बैठी रही और भाभी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई थी
और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मी और भाई बहुत चाव और लगन से मेरा दहेज तैयार कर रहे थे। हर चीज मेरी मर्जी और पसंद से ली जा रही थी। भाई ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और यही सब भाभी को बर्दाश्त से बाहर था, मगर भाई की वजह से खामोश थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। मेरी शादी में 1 महीना रह गया था, मगर एक रात अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें रुक रुक के सांस आ रहा था। अम्मी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। भाई और भाभी अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं फौरन भाई को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई। मैं जोर जोर से उनके कमरे का दरवाजा बजा रही थी। भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला और गुस्से से मुझे पूछा कि क्या मसला है, इतनी रात को क्यों कमरे का दरवाजा बजा रही हो। मैंने भाभी से रोते हुए कहा कि अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी से भाई को उठा दें। यह कहकर मैं फौरन से अम्मी के पास आ गई। अम्मी की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। मैंने अम्मी का सर उठाकर गोद में रख लिया और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, मगर अम्मी बेहोशी में जा रही थी और भाई अभी तक नहीं आए थे। मैं दोबारा से अम्मी का सर तकिए पर रखकर भाई के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा दोबारा बंद हो चुका था। मैंने हैरत से कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और दोबारा से दरवाजा बजाने लगी। दूसरी तरफ अम्मी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इस बार भाई की आंख खुल गई। मुझे यूं घबराए कमरे के बाहर देखा तो फौरन बाहर आ गए। मैंने भाभी को नजरअंदाज करके भाई से कहा कि अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल ले चलें। यह कहते हुए मैं बुरी तरह से रोने लगी। भाई फौरन ही अम्मी के कमरे की तरफ गए। जब भाई ने अम्मी की बिगड़ती हालत देखी तो फौरन ही अम्मी को अस्पताल ले गए। अम्मी बेहोश हो चुकी थी। मैं बहुत रो रही थी और दुआएं कर रही थी कि मेरी अम्मी को कुछ न हो। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर अम्मी को इमरजेंसी में ले गए। मैं और भाई बाहर खड़े उस बंद दरवाजे को तकते रहे। इस बंद दरवाजे के पार हम दोनों की जन्नत थी। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हम दोनों उन्हीं के तरफ लपके तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप लोग दुआ करें, हो सकता है कि वो ठीक हो जाएं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरी अम्मी की जिंदगी खतरे में थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। भाई भी अपनी जगह खड़ा था। सुबह तक हम दोनों जागते रहे। एक पल के लिए भी हमारी आंख नहीं लगी थी। सुबह डॉक्टर ने जो खबर हमें दी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझ पर पहाड़ गिर गया था। मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मेरे पैरों में खड़े होने की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं अपने पापा को खो चुकी थी और आज अपनी माँ को भी खो दिया था। भाई अम्मी की मैयत घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं बस खाली खाली नजरों से इधर उधर देख रही थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियत खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद भाई मेरे पास आए और मुझे घर लेकर गए। घर आकर अम्मी की मैयत मेरे सामने रखी थी और मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल सूख गए थे। मैं बस एकटक अम्मी की तरफ देख रही थी। मुझे लग रहा था कि अम्मी अभी उठेंगी और मुझसे ढेरों बातें करेंगी, मगर मेरी अम्मी तो अब नींद में सो चुकी थी और अब वो जिस जहां में गई थी वहां से लौटकर कभी नहीं आने वाली थी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था, मगर मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं टपक रहा था। वहां मौजूद औरतें मुझे रुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पत्थर की बन चुकी हूँ। मेरे आंख पत्थर बन चुके थे। अम्मी की मौत ने मुझे ऐसा सदमा दिया था कि मैं सांस तो ले रही थी, मगर जिंदा में शामिल नहीं थी। मेरे ही सामने भाई ने आकर अम्मी की मैयत को कंधा पर उठा लिया था। उन्हें कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था और मैं बस अपनी आंखों में दुनिया जहान की वहशत समाये उन्हें खुद से दूर जाता देख रही थी। जैसे ही अम्मी की मैयत इस कमरे से निकली, मैं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो अम्मी को मिट्टी तले दफनाया जा चुका था, मगर होश आने के बाद भी मेरी सारी हिस्से सोई हुई थी। मैं कुछ भी सोचने समझने से नाकाम थी। खाला मेरे बराबर बैठी हुई थी। आज की रात मुझ पर बहुत भारी थी। मैं पहली बार अम्मी के बगैर रात गुजारने वाली थी, वरना इससे पहले मैं कभी भी अम्मी के बगैर नहीं सोई थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं, मैं इस कदर रोई कि मुझे अपना वजूद उन आंसू में बहता हुआ महसूस हुआ। खाला और भाई मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे दिल को चैन ही नहीं मिल रहा था। मैं एक बार फिर से होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। माँ की मौत के सदमे ने जैसे मुझे पागल सा कर दिया था। अम्मी को गए 10 दिन हो गए थे और मेरी शादी में 20 दिन रह गए थे। एक रात खाला हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि अचानक ही फरहान को
एक साल के लिए बाहर जाना है। अगर अभी वो बाहर नहीं गए तो शायद ऐसा सुनहरा मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिले। खाला चाहती थी कि भाई 2 दिन के अंदर ही मेरी शादी कर दें, क्योंकि तीसरे दिन फरहान को जाना था। मगर अभी तो भाई खुद ही अम्मी की मौत के सदमे से नहीं संभले थे। मगर फिर भी भाई मेरी शादी करने को राजी हो गए। मगर भाभी ने साफ मना कर दिया और भाई से कहा कि इतनी क्या जल्दी है शादी करने की, अभी माँ को मरे सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लोग बातें बनाएंगे। भाभी की बात भाई को सही लगी और भाभी ने खाला को साफ मना कर दिया और खाला से कह दिया कि जब फरहान वापस आ जाएंगे तो वो मेरी शादी कर देंगे। खाला अपना सा मुंह लेकर रह गईं। खाला ने बहुत जोर दिया कि किसी तरह भाई मेरी शादी पर राजी हो जाएं, मगर जाने भाभी ने उनसे क्या कहा। भाई मेरी शादी करने पर राजी नहीं हुए। इसी तरह से 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन फरहान इंडिया छोड़कर 1 साल के लिए चले गए। फरहान तो चले गए, मगर पीछे से भाभी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। भाभी मुझे सारा दिन घर के काम करवाती और ताने देती। अम्मी के जाने के बाद भाभी बिल्कुल आजाद हो चुकी थी। वह जैसा चाहती मुझसे वैसा सलूक करती थी। भाई सारा दिन काम पर होते, उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि उनके पीछे घर में क्या हो रहा है। रात में भाई के घर आते ही भाभी काम करने लग जाती और भाई के सामने बिल्कुल ही बदल जाती थी। मैं हैरत से भाभी को देखा करती थी, मगर मुंह से कुछ कहकर अपनी सामत नहीं बुलवाना चाहती थी। इसी वजह से भाभी की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही थी। भाभी ने मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी जाना और वक्त के साथ साथ और शेर होती गई। एक रात भाई काम से वापस घर आए तो उस वक्त मैं कमरे में मौजूद थी। भाई अपने कमरे में थे। एकदम ही मुझे भाई के चीखने की आवाज आने लगी। इससे पहले भाई ने कभी भी ऊंची आवाज में घर में बात नहीं की थी। मैं घबराकर अपने कमरे से निकली। मुझे लगा कि शायद भाई और भाभी की किसी बात पर लड़ाई हो गई है। मगर जब मैं अपने कमरे से बाहर गई तो भाई बहुत गुस्से से मुझे घूरने लगे थे। मैं भाई को अपने तरफ इतने गुस्से में देखते पाकर सहम गई और अपनी जगह ही जम गई। भाई ने मुझसे पूछा कि तुम शाम को छत पर किससे बात कर रही थी। भाई इस कदर गुस्से में थे कि उनकी दहाड़ पूरे घर में गूंजी थी। मैं हैरानी से भाई की शक्ल देखने लगी, क्योंकि आज तो मैं छत पर गई ही नहीं थी, बल्कि हकीकत तो यह थी कि मैं छत पर बहुत ही कम जाती थी। मुझे सारा दिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं किसी और तरफ ध्यान दे सकूं। मैं कुछ न समझते हुए भाई से कहा, मैं तो छत पर गई ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर भाई एकदम फिर से मुझ पर चीखे, तुम झूठ भी बोलने लगी हो, सब सच बताओ। तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है जिसके साथ तुम रोज छत पर जाकर बातें करती हो। इस बार सही मायनों में मेरे कदमों तले से जमीन निकली थी। मैंने भाई से नजरें हटाकर भाभी की तरफ देखा। भाभी इत्मीनान से सोफे पर बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप ही भाई को बताएं कि मैं छत पर जाती ही नहीं हूँ। यह कहते हुए मेरी आवाज रंग गई थी। मेरी बात सुनकर भाभी ने गुस्से नजरों से मुझे देखा और फिर भाई की तरफ देखकर कहने लगी कि देखा, मैंने कहा था ना, अपनी बात से मुकर जाएगी। मैंने बौखलाकर भाभी की तरफ देखा। मैंने भाभी से कहा कि आप क्या कह रही हैं, मगर भाभी ने पूरी तरह मुझे नजरअंदाज किया और भाई से कहने लगी, इसे मैंने छत पर जाने से और उस लड़के से मिलने से कई बार रोका, मगर इसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि यह तो मुझसे ही बदतमीजी करने लग जाती। इसी वजह से मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे यह बात की है। यह कहते हुए भाभी अफसोस चेहरा बनाकर दोबारा से सोफे पर बैठ गई और मैं हैरानी से कभी भाभी को देखती तो कभी भाई को देखती। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे भाभी से यह उम्मीद नहीं थी कि भाभी इतना बड़ा झूठ बोलेंगी, मगर भाभी बहुत इत्मीनान से झूठ बोल चुकी थी और भाई उनकी बात पर भी यकीन कर चुके थे। भाई ने मुझसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती यूं किसी लड़के से ताल्लुकात बढ़ाते हुए, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बात तय हो चुकी है, मगर फिर भी तुम हमारे चेहरों पर कालिख मल रही हो। यह कहते हुए भाई का तैस से बुरा हाल था और मैं सफेद चेहरे के साथ खड़ी भाई को देख रही थी। मेरी जबान ने मेरा साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। मैं तो अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। भाई भाभी की बातों पर यकीन कर चुके थे और मुझे पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। मैं बस खाली जहन के साथ उन्हें देख रही थी। उनके सब किसी कोड़े की तरह मुझ पर बरस रहे थे। मैं पल भर में ही बदकिरदार ठहरा दी गई। मेरा सगा भाई पल भर में ही मुझसे आंखें बदल गया था। उसे मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की बात पर यकीन था। अगले ही दिन भाई ने खाला से बात की कि वह मेरी रुखसती करना चाहते हैं। इस बात पर खाला ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है, फरहान 1 साल के लिए जा चुका है, अब वो 1 साल से पहले वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब 1 साल बाद ही शादी हो गई। इस बात पर भाई इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने फरहान से मेरा रिश्ता तोड़ दिया और खाला को साफ जवाब दे दिया कि उन्हें मेरी शादी जल्द से जल्द करनी है, इसलिए वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। जब यह खबर मुझ तक पहुंची तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं अपने भाई के पैरों में गिर गई और उससे कहा कि मुझ पर यह जुल्म न करो, मुझे बिना गलती की सजा न दो।
मगर वह मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और मैं उसे अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला पा रही थी। मेरा भाई मुझसे पूरी तरह नाराज हो चुका था और यह सब कुछ करने वाली मेरी भाभी थी। खाला ने भाई को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर भाई ने उनकी एक नहीं सुनी और फरहान से मेरा रिश्ता खत्म कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी, मगर मेरे रोने से भी भाई का दिल नहीं पिघल सका था। मैं फरहान से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि भाई ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया था। मुझ पर दरवाजे हर तरफ से बंद कर दिए गए थे। भाई ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया और एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय भी कर दिया। मैं लाख रोई, चीखी, चिल्लाई, मगर भाई पर कुछ असर ना हुआ। भाई को लग रहा था कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द मेरी शादी नहीं की तो मैं उनकी इज्जत खाक में मिला दूंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुझे भाई की नजरों में भाभी गिरा चुकी थी। एक हफ्ते बाद मेरा निकाह था और मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खोने जा रही थी। मैं कुछ नहीं जानती थी कि फरहान को इन सब के बारे में कुछ खबर है या नहीं, मगर मैं फिर भी फरहान का इंतजार कर रही थी। एक उम्मीद थी शायद फरहान आकर मेरी शादी होने से रोक दे, मगर पूरा हफ्ता पलक झपकते गुजर गया। फरहान न आया और मुझे जबरदस्ती किसी और के निकाह में दे दिया गया। भाई ने बिल्कुल खामोशी से मेरी शादी कर दी थी, यहाँ तक कि विदाई से पहले भाई ने मेरे सर पर हाथ न रखा। मैं उम्मीद भरी नजरों से भाई को देखती रही, शायद वो आगे बढ़कर मुझे गले लगाएं, मगर भाई मुझसे मुंह मोड़े खड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मेरी तरफ नहीं देखा। मैं रोती हुई विदा हो गई। मेरी मोहब्बत मुझसे छूट गई थी। फरहान नहीं आया और मैं किसी और के घर आ गई। मेरे ससुराल में मेरी सास और पति के अलावा कोई नहीं था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो घर को देखकर मैं दुखी रह गई। यह घर सिर्फ 2 कमरों का था और बहुत ही छोटा था। दोनों कमरों के सामने एक छोटा सा आंगन था जो उस वक्त कबाड़ से भरा हुआ था। मेरी सास ने मुझे ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। भाई ने जो भी सामान मुझे दहेज में दिया था उसमें से कुछ भी मेरे कमरे में मौजूद नहीं था, बल्कि कमरे के बीच में एक पुराना सा पलंग रखा था जिस पर मेरी सास ने मुझे बिठाया था और एक कोने में छोटी सी अलमारी थी। बस ये 2 ही चीजें इस कमरे में रखी हुई थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बहने को बेताब थे। पहले तो मेरी शादी जबरदस्ती की गई और अब ऐसे घर में की गई जो कहीं से हमारे लायक न था। इस घर में गरीबी चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का पता दे रही थी। मैं अपने आंसुओं को बेमोल होने से बचाने के लिए बार बार अपनी पलकों को झपक रही थी, मगर फिर भी मेरी आंखों के पलके भीगने लगे थे। मेरी सास का लहजा मेरे साथ बहुत रूखा था। उन्होंने अब तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। मैं कमरे में सर झुकाए बैठी थी। कुछ देर बाद मेरी सास दोबारा से कमरे में आई। उन्होंने मुझे यूं सर झुकाए बैठा देखकर कहा कि तुम्हारी भाभी ने पहले ही मुझे तुम्हारे सारे करतूत बता दिए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इस घर में खामोशी से रहना। अगर ज्यादा आवाज निकालने की कोशिश की तो यहीं जान से मार दूंगी। मैंने एक झटके से सर उठाकर अपने सामने खड़ी औरत को देखा। मेरी भाभी ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं बस हैरत से उनके लहजे से ज्यादा उनके लफ्जों पर गौर कर रही थी। चंद घंटों की दुल्हन को कौन ऐसे जान से मारने की धमकी देता है। एक सरसरी सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई थी। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा था और वो औरत सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं बहुत रोने लगी थी। मुझे शादी के कुछ घंटों बाद ही ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। मुझे मेरी अम्मी की याद आने लगी। अगर वो आज मेरे साथ होती तो मेरे साथ हरगिज ये सब न होता। मेरी सास कमरे से बाहर जा चुकी थी और मैं किस्मत पर रोने के लिए तन्हा बैठी रह गई थी। अभी तक मेरा पति कमरे में नहीं आया था। मैं खूब जी भर कर रोई। जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मैं अपने आंसू पोंछकर खामोश हो गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं उस वक्त बस सोना चाहती थी, मगर इसी समय कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं फौरन सीधी होकर बैठ गई और नजरें झुका ली। मेरा पति दरवाजा बंद करके सीधा पलंग की तरफ आया और काफी देर तक खड़ा मुझे घूरता रहा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नजरें उठाकर उसे देख सकूं। कुछ देर बाद मेरा पति मेरे सामने आकर बैठ गया और एक ही झटके में मेरे चेहरे से घूंघट खींचकर उतार दिया। इस अचानक होने वाले रवैये पर मैं बौखला गई और सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो आंखों में तैस लिए मुझे ही घूर रहा था और मैं सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। डर के मारे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। इससे पहले कि मेरा पति मुझे कुछ कहता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा पति झुंझलाया हुआ उठा और जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मेरी सास फौरन ही अंदर आ गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया।
मेरा पति बिल्कुल खामोश खड़ा, कुछ न बोला। मेरे ही सामने सास ने मेरे पति से कहा कि तुम भी अपनी बीवी की करतूत जान लो। शादी से पहले जाने किस किस से ताल्लुक जोड़े बैठी थी। इसकी भाभी ने ऐसे किसी लड़के से मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, तभी तो यूं आनन फानन इसकी शादी कर दी और हमारे पल्ले बांध दिया। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पति ने गुस्से से मुझे घूरा। मैं डर के मारे सर झुकाए खड़ी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नजरें उठाकर उनकी तरफ देख सकूं। पहले ही दिन ससुराल में मुझसे इतना बुरा सलूक किया जा रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी भाभी ने मुझे यहाँ भी नहीं बख्शा था, मेरे लिए यहाँ भी गड्ढा खोद दिया था। वो लोग मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। कुछ न करके भी मैं बदकिरदार ठहराई जा रही थी और भाभी झूठ बोलकर भी सच्ची थी। मेरा पति अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से आगे बढ़ा और बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। दर्द से मेरे मुंह से कराह निकल गई। मैंने अपने पति की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उससे पहले मेरे पति का हाथ उठा और मेरी बोलती बंद कर गया। मेरे मुंह पर थप्पड़ इस कदर शिद्दत से मारा गया कि मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा नजर आया, मगर फिर मेरे पति ने उसी पर बस नहीं की। वो मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहा था और मैं चीख भी नहीं पा रही थी। मेरी चीखें मेरे हलक में ही दब कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पति को जुनून सवार है। उसने मुझे फर्श पर गिरा दिया और लातों से मारने लगा। मुझ में अब बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो गई थी। मैं फर्श पर लेटी खामोशी से मार खा रही थी, यहाँ तक कि खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। अब मैं बेहोश हो जाती। मेरी सास ने आगे बढ़कर अपने बेटे को रोका और उसे लेकर कमरे से बाहर चली गई और मैं वही लेटी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। मेरी सास ने पलटकर मेरी तरफ देखा तक नहीं था। जाने कितना ही वक्त गुजर गया, मेरे जिस्म में हिलने की भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। जिंदगी में पहली बार मुझ पर किसी ने हाथ उठाया था, और न सिर्फ हाथ उठाया था बल्कि मुझे बुरी तरह से मार मार के अधमरा कर दिया था। अपनी किस्मत को रोते रोते जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चल सका। मैं वहीं फर्श पर लेटी सो चुकी थी। मेरी माँ ने मुझे किस कदर लाड से पाला था। अगर आज वो जिंदा होती तो मेरी ये हालत देखकर ही मर जाती। सुबह हो चुकी थी, मगर मैं यूं ही फर्श पर लेटी थी। मुझमें उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। एकदम ही कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सास अंदर आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लाए हैं। कब तक यहाँ पड़ी अपनी मोहब्बत का शोक मनाती रहोगी? उठो और हमें नाश्ता बना कर दो। मैंने आंखें खोलकर अपनी सास की तरफ देखा और उठकर बैठ गई। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और सोचा कि शायद इनके सीने में दिल ही नहीं है। रात को इनका बेटा मुझे इतनी बुरी तरीके से मार रहा था और इन्होंने उसको रोका तक नहीं था, और अब सुबह ही मुझे काम दे रही थी, जबकि बहुत अच्छे से जानती थी कि रात को मार खाने के बाद मेरी क्या हालत हो रही होगी। मगर उन्हें फिर भी मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। मैं आंसू साफ करते हुए उठी और कपड़े बदलने चली गई। जब मैं कपड़े बदलकर बाहर आई तो मेरी सास अब भी वहीं मौजूद थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ किचन में चलो ताकि मैं तुम्हें सारा काम समझा दूं। मैं सर झुकाकर उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सास मुझे लेकर किचन में गई और मुझे नाश्ता बनाने पर लगा दिया। मैं अपने आंसू पीती खामोशी से काम करने लगी। मैं यूं बेमौल हो जाऊंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा पति पूरी रात कमरे में नहीं आया था और ना ही मुझसे कोई बात की थी। अगले दिन कमरे में आया तो खामोश बैठा रहा। मैं भी अपनी जगह खामोश बैठी थी, मगर फिर अचानक ही बैठे बैठे मेरा पति हंसने लगा और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी, मगर वो मेरी मौजूदगी को भुलाए खुद में मगन था। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ, मगर दिखने में तो मेरा पति बिल्कुल ठीक ठाक था और अब ऐसी हरकतें कर रहा था। मैं फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई और हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। फिर वह उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि तू भी धोखेबाज हो, तुम सब मुझे धोखा देती हो, पागल समझती हो तुम सब मुझे। और मेरे करीब आने लगा। वो जितना मेरे करीब आ रहा था मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे पीछे दीवार था। मैं इससे ज्यादा उससे दूर बिल्कुल नहीं हो सकती थी, मगर वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। मैं समझ गई थी कि मेरे इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका है। मेरा पति अपना हक लेने आ गया था।
इससे पहले ही मेरा पति कोई और हरकत करता, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। मैं अपनी जगह उछल गई और मेरा पति भी मुझसे फौरन ही दूर हो गया। कमरे के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी और बहुत गुस्से से अपने बेटे को घूर रही थी। फिर वो कमरे के अंदर आई। मैं नासमझी से उन्हें देख रही थी। उनका इस कदर गुस्सा होना मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास आगे बढ़ी और मेरे पति को थप्पड़ लगा दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं हैरत के साथ यह मंजर देखने लगी। मेरी सास ने अपने बेटे से कहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इस लड़की के करीब नहीं जाना, तो फिर तुम क्यों इसके करीब जा रहे थे? और मेरा पति बिल्कुल सर झुकाए उनके सामने खड़ा था, यहाँ तक कि उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरे पति का रवैया मुझे पल पल हैरत में डाल रहा था। मैं समझ गई थी कि जरूर मेरे पति जहनी तौर पर बीमार है, वरना कोई शख्स ऐसा रवैया नहीं रखता। मेरे पति ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे माफी मांगने लगे, यहाँ तक कि माफी मांगते हुए रोने लगे थे। मेरी सास ने और 2 थप्पड़ अपने बेटे को मारे और कमरे से निकल गई। मेरा पति जो कुछ लम्हे पहले बुरी तरह से रो रहा था, एकदम से मेरी तरफ घुमा और मुझे बुरी तरह से मारने लगा और साथ साथ यह कहता जाता कि तू गंदी औरत है। मैंने उसे बचने की बहुत कोशिश की, मगर उससे जितना बचने की कोशिश करती वो उतनी ही जोर से मुझे मारता था। अब यह हर वक्त का रूटीन हो गया। अगर कभी मेरा पति मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मेरी सास उस पर हाथ उठा लेती और फिर सारा गुस्सा मेरा पति मुझ पर निकालता था। इस माहौल से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं अपने मायके जाना चाहती थी, मगर मुझे मायके जाने की इजाजत भी नहीं थी, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छे से पहचान गई थी कि अब मेरा मायके में कोई नहीं है। वह मेरे साथ जो भी सुलूक करेगी कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसलिए वह लोग मुझे जानवरों से भी बदतर सुलूक करते थे। मेरा पति हर वक्त मुझ पर हाथ उठाता, यहाँ तक कि रोज रोज उसकी मार खाकर मेरे जिस्म पर नीले निशान बन गए थे, क्योंकि कभी वह मुझे बेल्ट से मारता तो कभी पाइप से मारने लगता था। मैं लाख चीखती और दुहाई देती, मगर उन लोगों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता था। शादी के बाद से एक बार भी मेरा भाई मुझसे मिलने तक नहीं आया था, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि वह मेरी हालत देख ले तो एक लम्हे के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। मगर जाने भाभी ने उसे क्या कहकर रोका हुआ था। मैं वहाँ दिन रात अपने भाई का इंतजार करती रही, मगर वह एक बार भी नहीं आया। यहाँ तक कि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और मैंने उसके आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अपनी बीवी के बातों में आकर मेरा भाई मुझसे इस कदर नाराज हुआ कि जिसके हलक से मेरे बगैर निवाला नहीं उतरता था, आज उसे देखे न जाने कितने दिन गुजर चुके थे। अब तो मुझे वक्त का हिसाब भी भूल चुका था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सास मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में एक जोड़ा था। उन्होंने वह कपड़े मेरे तरफ बढ़ाए और मुझसे कहने लगी कि जल्दी से यह पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा, मगर वो जल्दबाजी में मेरे कमरे से निकल गई। मैंने उस जोड़े को देखा तो बहुत ही अजीब जोड़ा था, मगर मैं उसे पहनकर तैयार हो गई, क्योंकि कुछ भी सास की मर्जी के खिलाफ करके मैं खुद ही अपनी सामत नहीं बुलवाना चाहती थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई, मेरी जान निकलने लगी, क्योंकि हाल में कई आदमी मौजूद थे। मेरे बाहर आते ही उन सब ने हवस भरी नजरों से मेरी तरफ देखा था। मेरे कदम अपनी जगह ठिठक गए थे। मैं एक लम्हे में उन लोगों की नजरों को पहचान गई थी। मैं वापस अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाया। मैं झिझकती हुई उनके पास गई। मेरी सास ने उन मर्दों की तरफ देखा और उनसे कहा कि जो भी मुझे इसके ज्यादा पैसे देगा, इसे वो यहाँ से ले जा सकता है। अपनी सास के मुँह से ये बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने घबराकर अपनी सास की तरफ देखा, मगर वो बहुत ही इत्मीनान से अपनी जगह बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे सुनने में कोई गलती हुई हो, मगर मुझसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई थी। मेरी सास मेरी कीमत लगा रही थी। वो मुझे अच्छे से पहचान गई थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इस दुनिया में एक भाई है जो मुझे पूछता नहीं है। पूरी तरह से इत्मीनान करने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया था। मैंने अपनी सास से कहा कि आप क्या कर रही हैं, जिस पर मेरी सास ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी कि तू पहली नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है। इससे पहले मैं अपने बेटे की 2 शादियां करवा चुकी हूँ। उनका भी तेरी तरह इस दुनिया में कोई नहीं था, तो मैंने उन्हें बेच दिया। रात को जब मेरा बेटा घर आएगा तो उससे यही कहूंगी कि तेरी बीवी भाग गई है। यह कहकर मेरी सास हंसने लगी तो वहाँ मौजूद मर्द भी ठहाका मारकर हंसने लगे। सास के ये अल्फाज किसी चाबुक की तरह मेरी रूह पर पड़े थे। मैं लवारिस तो नहीं थी जिसके साथ ये सलूक हो रहा था। मैं अपनी सास के पैरों में गिर गई और उनसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर वो पत्थर बनी बैठी थी। उनमें से एक मर्द ने मेरे सबसे ज्यादा पैसे दिए तो मेरी सास ने मुझे उसके हवाले कर दिया। उस आदमी ने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया।
मेरी सास कहने लगी कि दो बीवियों की बेवफाई ने मेरे बेटे को दिमागी मरीज बना दिया है। अब तो भी उसे धोखा देकर यहाँ से जा रही है। जाने अब उसकी हालत कैसी होगी। यह कहकर मेरी सास हंसने लगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में उभरते सवाल को पहचान गई और मुझसे कहने लगी कि यह मेरा सौतेला बेटा है। इसकी माँ ने मेरे पति से शादी कर ली थी, जिसकी सजा मैं इसे दे रही हूँ। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। यह दुनिया इस कदर बुरी थी, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था। इससे पहले कि वो आदमी मुझे लेकर वहां से निकलता, घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और फिर मैंने घर के अंदर अपने भाई को दाखिल होते हुए देखा था। मैं हैरत से सांस लेना भूल चुकी थी और उसके पीछे मैंने फरहान को देखा। मेरी सांस में सांस आई थी। भाई अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। पुलिस देखकर वो सारे आदमी वहां से भागने लगे थे। मेरा भाई फौरन ही मेरी तरफ आया। वो आदमी मेरा हाथ छोड़कर वहां से भाग रहा था, मगर मैं अपनी जगह पत्थर का बूत बनी खड़ी थी। मेरे भाई ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मगर फिर भी मेरे शरीर में कोई हलचल न हुई। फरहान भी जख्मी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैंने घर में अपने पति को दाखिल होते हुए देखा था और फिर मैं अपने होशो गैरत से बेगाना हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं भाई के घर में थी। मैं एकदम ही हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी। मैं हैरान नजरों से इधर उधर देखने लगी। मुझे होश में आता देखकर भाई फौरन से मेरे करीब आया। मैं अपने भाई के गले लगकर खूब रोने लगी। मेरे पति ने एक रात पहले अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी। उसने मेरे भाई को बता दी थी, इसलिए मेरे भाई ने वक्त पर आकर मुझे बचाया था। मेरे पति को दिमागी मरीज उसकी माँ ने बनाया था। मेरा पति तलाक के कागजात मेरे भाई को देकर जा चुका था, क्योंकि भले उसने मुझे बचा लिया था, मगर उसकी नजरों में मैं अब भी बदकिरदार थी। मैं अपने भाई के घर थी। भाभी मेरे सामने नहीं आती थी और अब तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। मगर एक दिन जब मैं अपने कमरे में थी, भाभी मेरे कमरे में आ गईं। मैं उन्हें अचानक अपने सामने देखकर सहम गई, मगर भाभी आते ही मेरे पैरों में गिर गईं और मुझसे माफी मांगने लगीं। मैं खामोश खड़ी उन्हें देखती रही। भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया और अब इस बात की सजा मैं भुगत रही हूँ। मैं नासमझी से भाभी की तरफ देखा। भाभी कहने लगी कि मेरी 2 साल की बच्ची को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो अब कभी चल नहीं सकेगी। मैं हैरत से भाभी को देख रही थी। भाई दरवाजे पे खड़ा अपने आंसू साफ कर रहा था और उनके पीछे फरहान खड़ा था। भाभी रोते हुए कमरे से जा चुकी थी। भाई भी वहाँ से चला गया, मगर फरहान अपनी जगह से हिला नहीं था। वह बस मुझे देखे जा रहा था। फिर वह कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे देखकर नजरें फेर ली। वह मेरे करीब आया और मेरे कान में झुककर कहने लगा, इस हफ्ते तैयार आना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने तड़प कर उसकी तरफ देखा। मैंने एक लम्हे के लिए भी भाभी की बात पर यकीन नहीं किया था, मगर जब तक मैं वापस आया मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी। तुम तो किसी और की हो गई थी, मगर अब मैं तुम्हें फिर से अपना बनाऊंगा और तुम्हारे सारे जख्मों को भर दूंगा। ये कहकर उसने मेरे हाथ पर बने नीले निशान को देखा। मैं रोते हुए उसके कंधे से सर टिका गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।